हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट बजट की मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट बजट को बनाने के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम गवर्नमेंट बजट की मीनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन को समझने से पहले गवर्नमेंट बजट के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहली चीज कि गवर्नमेंट बजट जो है वो एक एनुअल बजट है जो हर साल 1 फरवरी को पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ये एक एनुअल बजट है जो आपको अच्छे से याद रखना है। इस बजट के अंदर गवर्नमेंट कहाँ से पैसे रिसीव करने वाली है उसके बारे में लिखा जाता है, साथ साथ गवर्नमेंट कहाँ खर्चे करने वाली है उसके बारे में भी बताया जाता है। जब भी एक गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट किया जाता है तो उसके थ्रू आपको दो चीजें पता चलती हैं। फर्स्ट, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर, कि गवर्नमेंट ने लास्ट 1 ईयर के अंदर क्या क्या चीजें की हैं, गवर्नमेंट की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही थी पास्ट ईयर में, उसके बारे में आपको पता चलता है। एंड द सेकेंड इज द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को बना रही है जो वो आने वाले साल में एप्लीकेबल करेगी, उसके बारे में पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर गवर्नमेंट बजट को 1 फरवरी 2021 के अंदर प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के सामने, तो उसके अंदर दो चीज़ें आपको पता चलेंगी। एक तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में कि गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है लास्ट 1 ईयर के अंदर, विच इज 2020 एंड 21, एंड सेकेंड वो क्या आने वाले साल में करने वाली है उसके बारे में भी आपको पता चलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको गवर्नमेंट बजट के बारे में अच्छे से याद रखनी है। आपको यहाँ याद रखना है कि फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट बजट को प्रेजेंट करता है इन द पार्लियामेंट फॉर द अप्रूवल। नाउ अब हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन है। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम दैट रिवेल्स बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। इसका इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर गवर्नमेंट कहाँ से पैसे रिसीव करने वाली है, विच इज एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स, और कहाँ पैसे खर्च करने वाली है, विच इज एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, उसके बारे में पता चलता है। इस बजट के अंदर गवर्नमेंट जो पैसे रिसीव करने वाली है और जहाँ पर पैसे खर्च करने वाली है वो अपकमिंग ईयर के बारे में होता है। इसके बेसिस पर ही गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसीज को भी बनाती है, और ये पॉलिसीज इसलिए बनाई जाती है ताकि गवर्नमेंट दो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, जिसमें आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों मिल सके। यहाँ हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रोथ और स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट बजट को बनाने का यही पर्पस होता है कि गवर्नमेंट आने वाले पैसों से और जहाँ पर पैसे खर्च होने वाले हैं उनको देखते हुए पॉलिसीज बनाए और उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ और स्टेबिलिटी को ला सके। तो ये आपकी डेफिनेशन है गवर्नमेंट बजट की। साथ ही आगे लिखा है, द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एज प्रेजेंटेड इन द बजट आर नोन एज बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बजट में जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो भी प्रोग्राम्स पॉलिसीज को प्रेजेंट किया जाता है, उन पॉलिसीज को हम बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस तरह आपकी गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट बजट को बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ये टोटल 7 ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट बजट को बनाया जाता है। काफ़ी सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक एक करके अब इनको पिक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जहाँ भी आपको डाउट्स हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज जीडीपी ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट बजट को बनाने का मेन पर्पस जीडीपी ग्रोथ भी होता है। ये वन ऑफ द मेन पर्पस है जिसके लिए गवर्नमेंट बजट को प्रिपेयर करती है। इसमें लिखा है, पर्पस ऑफ गवर्नमेंट बजट इज टू स्टडी द जनरेशन ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन
to assess the trend of the growth in the economy to improve the standard of living of the people. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बजट जब बजट को प्रिपेयर करती है तो उसके अंदर वो सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करती है, जिसके बेसिस पर वो ग्रोथ के ट्रेंड को देख पाती है कि आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ किस रेट से हो रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, उसके बारे में पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को क्रिएट किया जाता है। आगे लिखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। बजट कैन बी एन इफेक्टिव टूल टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सिंपली आपके रियल जीडीपी में इंक्रीमेंट होने से है। यानी अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की वॉल्यूम, जिसे क्वांटिटी कहते हैं हम, वो अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो रहा है। और इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए बजट एक काफी इफेक्टिव टूल हो सकता है जो कंट्री के गवर्नमेंट यूज करती है, जिससे आपकी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट को बनाने का पर्पस आपकी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज करना है। यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ को इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया, जिसका सिंपली मतलब यह है कि जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बजट को प्रिपेयर किया जाता है। इसी तरह हम आगे देखते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव, विच इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। यहां पर आपको हेडिंग से ही समझ आ रहा होगा कि गवर्नमेंट बजट का यूज करके गवर्नमेंट रिसोर्सेस को किस तरह एलोकेट करना है, किस तरह यूज करना है, उसके लिए भी पॉलिसीज को क्रिएट करती है। इसमें लिखा है, थ्रू बजटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री direct the allocation of resources in a manner such that there is a balance between the goals of profit maximization and social welfare. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बजट के अंदर ऐसी पॉलिसीज को क्रिएट करता है जिससे अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को इजीली किया जा सके कि किस तरह आपको रिसोर्सेज का अलोकेशन करना है। यहाँ पर अलोकेशन का मतलब यह है कि कौन से रिसोर्सेज को किस तरह यूज करना है, उसके बारे में पॉलिसीज क्रिएट की जाएं। इन पॉलिसीज को इस तरह क्रिएट किया जाता है जिससे दोनों चीजें अचीव हो सके। फर्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो सके एंड सेकंड, सोशल वेलफेयर भी हो सके। तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का सिंपली मतलब यह है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिएट करती है जिससे एक प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कर सके और गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज को यूज करके सोशल वेलफेयर भी कर सके। आगे लिखा है, गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय इन्फ्लुएंसिंग मार्केट मैकेनिज्म through taxes, subsidies and direct participation in production. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज को अलोकेट करने के लिए, उनमें इन्फ्लुएंस करने के लिए इन टेक्निक्स का यूज करती है, जिसके अंदर हम टैक्सेस, सब्सिडीज एंड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन और प्रोडक्शन बाय द गवर्नमेंट को लेते हैं। यानी गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस का यूज करके, सब्सिडीज का यूज करके या फिर खुद प्रोडक्शन प्रोसेस में आ करके रिसोर्सेज का अलोकेट करती है, उसे इन्फ्लुएंस करती है। तो ये आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट के टूल्स होते हैं जिससे वो रिसोर्सेज को अलोकेट करने के बारे में तय करती है, उनमें चेंजेस भी कर सकती है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि हैवी टैक्सेस कैन बी इम्पोज ऑन प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स engage in producing harmful products like liquor, cigarettes, etc. And tax concession and subsidies can be given to encourage production of products useful for the masses. यहाँ इसके अंदर सिंपली लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट टैक्सेस और सब्सिडीज का यूज करके रिसोर्सेज में इन्फ्लुएंस कर रही है। गवर्नमेंट उन चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगाती है जो चीज़ें हार्मफुल हैं, जैसे लिकर और सिगरेट्स, और गवर्नमेंट उन चीज़ों पे टैक्स कंसेशन यानी टैक्स की छूट और सब्सिडीज प्रोवाइड करती है जिससे प्रोडक्शन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी इंकरेज हो और जिसका बेनिफिट सोशल वेलफेयर को भी मिले। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट कर रही है कि जो चीज़ें एक ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल हैं, जैसे लिकर और सिगरेट्स, उन पे ज़्यादा टैक्सेस लगा करके उनके रिसोर्सेज को इन्फ्लुएंस कर रही है, और दूसरी जगह गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज को प्रोवाइड करके जिन गुड्स का प्रोडक्शन सबके लिए यूजफुल हो उसके लिए टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज को भी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्सेस और सब्सिडीज का यूज करके रिसोर्सेज को एलोकेट कर पा रही है, और ये चीजें गवर्नमेंट बजट के अंदर ही देखी जाती है, और इस तरह आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होता है। नाउ हम थर्ड ऑब्जेक्टिव देखते हैं, विच इज प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स।
इसका सिंपली मतलब यह है कि गवर्नमेंट बजट के अंदर प्रोविजन पब्लिक गुड्स का भी बनाया जाता है, या पब्लिक गुड्स का मतलब उन गुड्स से है जो सभी के लिए यूजफुल होते हैं। इसके अंदर लिखा है कि सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन अ मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, कि अगर आपकी इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर चल रही है तो उसके बेसिस पर पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, और अगर किया भी जाता है तो वो इनफ प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। आगे लिखा है दीज आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल, यानी पब्लिक गुड्स के अंदर उन गुड्स को इंक्लूड किया जाता है या फिर उन गुड्स को कहा जाता है जो सभी के कलेक्टिव नीड्स के अकॉर्डिंग उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस आर पब्लिक गुड्स, कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जितना भी लॉ ऑर्डर और डिफेंस का काम हो रहा है वो सभी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं, उसका सारा खर्चा गवर्नमेंट हैंडल करती है, और इन गुड्स को हम पब्लिक गुड्स ही कहते हैं क्योंकि लॉ ऑर्डर और डिफेंस जो है वो पब्लिक के कलेक्टिव नीड्स के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं, सबकी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग इन्हें मेंटेन किया जाता है। तो इन गुड्स का प्रोविजन जो है वो सप्लाई डिमांड के फोर्सेस के बेसिस पर इकोनॉमी के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पब्लिक गुड्स का प्रोविजन जो सभी के कलेक्टिव नीड्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है उसका प्रोविजन भी गवर्नमेंट बजट के अंदर लिखा जाता है। It is through budgetary allocation of funds that these goods are sufficiently provided to the people. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बजट के अंदर पब्लिक गुड्स को बनाने के लिए, उन्हें मेंटेन करने के लिए फंड्स को अलोकेट किया जाता है ताकि उससे सभी की कलेक्टिव नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो यहाँ हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट के बेसिस पर ही पब्लिक गुड्स को प्रिपेयर किया जाता है। इस तरह हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव है विच इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसका मतलब यहाँ पर रिच और पुअर के गैप को कम करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट बजट में क्या प्रोविजन बनाए जा रहे हैं जिससे इनकम और वेल्थ में इक्वालिटी आए। इसलिए इस हेडिंग का नाम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। इसमें लिखा है इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ रिफ्लेक्ट अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ इवन बेसिक नेसेसिटीज। This arises the need for reducing them in the society. इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम और वेल्थ के अंदर इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है जिसकी वजह से एक काफ़ी बड़ा सेक्शन हमारी सोसाइटी के अंदर बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पाता। यहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ का मतलब फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन और हेल्थ से है। ये सभी बेसिक नेसेसिटीज़ इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है और इसे हमें सोसाइटी में रिड्यूस करना है, जिसके लिए गवर्नमेंट बजट का यूज करती है। आगे लिखा है गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज विद अ व्यू टू इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, जिसमें हम टैक्सेशन एंड सब्सिडीज को इंक्लूड करते हैं, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके गवर्नमेंट इनकम और वेल्थ के गैप को कम करती है बिटवीन द रिच एंड द पुअर। किस तरह किया जाता है इसके लिए आगे आपको सोल्यूशन दे रखा है। आगे लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज इंप्रूव्ड इन टू वेज, कि इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करने के लिए, रिच और पुअर के गैप को कम करने के लिए दो चीजें की जाती हैं। फर्स्ट, बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच एंड गिविंग सब्सिडीज टू द पुअर, कि जो लोग रिच हैं उन पे आप टैक्सेस ज़्यादा लगाएं और जो लोग पुअर हैं उनको आप सब्सिडीज दें, यानी कम रेटों पर चीज़ों को प्रोवाइड कराएं। इससे रिच और पुअर का गैप कम होगा। एंड सेकेंड इज बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू बीपीएल पॉपुलेशन एट अ लो प्राइस, कि गवर्नमेंट बजट का यूज करके जो बीपीएल पॉपुलेशन है, जिसका मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन से है, उनको फूड ग्रेन्स कम रेट पे अवेलेबल कराए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कनेक्शन टू द पुअर पीपल दे रखा है, कि गवर्नमेंट जो आपकी इकोनॉमी के अंदर पुअर पीपल हैं उनको फ्री में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करे। इस तरह गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें करती है जिससे रिच और पुअर के गैप को कम किया जाए, ताकि आपकी इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होता जाए। और ये आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। द नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का बैलेंस रीजनल ग्रोथ। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बजट के अंदर आपकी इकोनॉमी में जो अनडेवलप्ड एरियाज हैं उनका भी डेवलपमेंट करने के लिए प्रोविजन रखा जाता है। इसके अंदर लिखा है कि द बजटरी पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन इन द कंट्री। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बजट के अंदर भी गवर्नमेंट जो आपकी इकोनॉमी के अंदर बैकवर्ड रीजन्स हैं
उनका डेवलपमेंट करने के लिए भी पॉलिसीज क्रिएट करती है। दिस इज अचीव्ड थ्रू लिबरल टैक्स लॉ फॉर द बैकवर्ड रीजन। ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट जो आपकी इकोनॉमी के अंदर बैकवर्ड रीजन है वहां पर लिबरल टैक्स लॉ को फॉलो करती है। यानी लिबरल टैक्स लॉ का मतलब कम रेट से टैक्सेस को चार्ज करना है। यानी अगर आप बैकवर्ड रीजन्स में कोई भी इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट आपसे कम टैक्स लेगी कंपेयर टू अर्बन एरियाज के अंदर। इसी को हम लिबरल टैक्स लॉ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको दे रखा है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SEZ इन द बैकवर्ड रीजन थ्रू लिबरल टैक्स लॉ। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट लिबरल टैक्स लॉ को फॉलो करते हुए उसका यूज करते हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की एस्टेब्लिशमेंट करती है ताकि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो अनडेवलप्ड एरियाज हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, उनका भी डेवलपमेंट हो सके। और ये चीज भी गवर्नमेंट बजट के थ्रू ही अचीव की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर आपको अनडेवलप्ड एरियाज का भी डेवलपमेंट करना है। इसी तरह आपका 6th ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी गवर्नमेंट बजट के अंदर ऐसी पॉलिसीज को भी क्रिएट करती है जिससे आपकी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके और अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके। इसमें लिखा है कि बजटरी पॉलिसी फोकसेस ऑन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करके खुद के और डिपार्टमेंट्स को ओपन करके आपकी इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। इसके लिए आपको नेक्स्ट लाइन में एग्जांपल गिवन है कि बजटरी प्रोविजन आर मेड फॉर स्कीम्स लाइक MG नरेगा ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। MG नरेगा काफी पॉपुलर स्कीम है। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अंदर अनएम्प्लॉयड लोगों को वर्क दिया जाता है और इस तरह गवर्नमेंट इन चीजों के लिए पॉलिसीज क्रिएट करती है जिससे आपकी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड किया जाए। तो बजटरी पॉलिसी आपकी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए भी काम करता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो गवर्नमेंट बजट का यूज करके ही पूरा कर सकती है। इस तरह आपके 6 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव बचा है विच इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग सिर्फ ये है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है यानी जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आता है उन दोनों को विद इन लिमिट्स रखना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है। इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी मीन्स कीपिंग फ्लक्चुएशन इन जनरल प्राइस लेवल विद इन लिमिट्स। कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर आप प्राइस को विद इन लिमिट रख पा रहे हैं, उसके फ्लक्चुएशन को रोक पा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उसी को हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज ऑलवेज कमिटेड टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम बिजनेस साइकिल। हमारी गवर्नमेंट हमेशा यही ट्राई करती है कि हमारी इकोनॉमी को वो बिजनेस साइकिल से बचा सके। इसका मतलब है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, प्राइसेस की रेट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर रखी जा रही है, तो उससे आपकी प्राइसेस काफी हाई या लो हो सकती हैं। इस चीज को गवर्नमेंट बजट के थ्रू कंट्रोल करती है। इसलिए लिखा गया है कि गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है आपकी इकोनॉमी को बिजनेस साइकिल से बचाने का। आगे लिखा है कि गवर्नमेंट बजट इज अ टूल टू प्रिवेंट इकोनॉमी फ्रॉम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एंड टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट बजट का यूज करके, उसके टूल्स को यूज करके आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने का पूरा ट्राई करती है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट के थ्रू ही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे लिखा है गवर्नमेंट कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी दैट इज अवॉइडिंग फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस थ्रू टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। इस लाइन का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने टूल्स यानी टैक्सेस और एक्सपेंडिचर का यूज करके आपकी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको कंट्रोल करती है बाय यूजिंग गवर्नमेंट बजट। किस तरह करती है, तो उसके लिए आगे लिखा हुआ है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके या फिर टैक्सेस को इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन दे करके और एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। और ये टोटल आपके 7 ऑब्जेक्टिव हैं जो गवर्नमेंट बजट के थ्रू अचीव किए जाते हैं।
और इस तरह आपका गवर्नमेंट बजट के सभी ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं। ये टोटल 7 ऑब्जेक्टिव हैं। इसे आप एक बार वापस से रीड कीजिएगा। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे उसके लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह इस वीडियो के सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम कंपोनेंट्स ऑफ बजट, जिसके अंदर हम बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।